29वां अध्याय। उसने मुझे तुम्हें चाकू मारने दिया। अरमान और देवाशीष एक साथ खड़े हुए। जैसे ही वे उसे कमरे से बाहर छोड़ने वाले थे, वे केवल प्रवेश कक्ष तक ही पहुंचे। देवाशीष ने उसे रोका, हमें अलग अलग जाना चाहिए। अगर कोई हमें गलती से देख लेता है तो मुझे डर है कि वे गलत समझ सकते हैं। अरमान चौंक गया, फिर हंसा और कहा, पुराने देवाशीष हर चीज पर विचार करते हैं। तो तुम पहले जाओ। अरमान ने जिसकी उम्मीद नहीं की थी वह ये था कि जैसे ही देवाशीष कमरे से बाहर निकला, वह तीसरी मंजिल से सीधे पहली मंजिल पर चला गया और सीधे मयंक के घर गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया और जल्द ही रितिका ने इसे खोला। वह और रोशन पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। पहले अंदर आओ, मयंक बैठक कक्ष में है। देवाशीष ने सिर हिलाया और अंदर जाने के बाद उसने बैठक कक्ष की ओर बढ़ने से पहले दरवाज़ा कसकर बंद कर दिया। वह सोफे पर धम्म से बैठ गया और उसके सामने मयंक बैठा था, जबकि रोशन और रितिका बाईं ओर के सोफे पर बैठे थे। मयंक ने पूछा, कैसी बातचीत रही पुराने देवाशीष? वे चाहते हैं कि मैं तुम्हें चाकू मार दूं। मयंक, वह पूरी तरह से हैरान था जब देवाशीष ने धीरे धीरे समझाया, वह कमीना, जैसे ही उसने मुझसे रहस्य सुना, उसने तुम पर वार करने की योजना बनाई। यह आज रात के लिए निर्धारित है। तुम्हें पहले 7वीं मंजिल पर लुभाएगा, फिर मुझे चुपके से तुम्हें चाकू मारना है। तुम्हें चतुर्भुज शव को कमांड करने से रोकना है और इसकी प्रभावशीलता को सीमित करना है। फिर वे तुम्हारे चतुर्भुज शव के खिलाफ पेट्रोल का उपयोग करेंगे और उसे राख में जला देंगे। ये कमीना हमारे सोचने से कहीं ज्यादा कपटी है। मयंक ने ठंडी हंसी हंसी, यह अच्छा है कि वह कपटी है। इसके बिना मुझे नहीं पता होता कि उसे कड़ी चोट कैसे पहुंचाई जाए। रोशन ने पूछा, तो आज रात हमारी योजना क्या है? उनकी योजना का मुकाबला। आज रात हम पहले 7वीं मंजिल पर जाते हैं और फिर हम उनका इंतजार करेंगे। समय बीतता गया और खिड़की के बाहर का आकाश धीरे धीरे अंधेरा हो गया। इमारत 7 के जमावड़े का माहौल अभी भी गंभीर था। शाम तक कुछ लोग पहली मंजिल पर लॉबी में आग जलाने के लिए इकट्ठा हुए और जल्दी से रात का खाना बनाया और फिर जल्दी से अपने कमरों में लौट गए। आपूर्ति की धीरे धीरे कमी ने भोजन को भी एक दुखद बिंदु बना दिया, और हालांकि इसने अभी तक हाथापाई पैदा नहीं की थी, लेकिन जलती हुई निगाहों ने लोगों को सहज रूप से भयभीत कर दिया। अनजाने में उनसे बचते रहे। इसके अलावा कोहरे के फैलने के साथ मौसम भी थोड़ा बदल गया, मानो गर्मियों की ऊंचाई से गहरी शरद ऋतु की ओर बढ़ रहा हो, और रात की हवा में थोड़ी ठंडक थी जो काफ़ी असुविधाजनक थी। इस प्रकार कोई भी अपने कमरों के बाहर नहीं रुका, और यह शांति रात होने के बाद इमारत 7 में अत्यधिक गहरी हो गई। जैसे जैसे समय बीता, पूरा जिला अंधेरा होता गया और जल्द ही आधी रात हो गई। तीसरी मंजिल पर गलियारे में एक धीमा क्लिक गूंजा क्योंकि एक दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। फिर अंधेरे से एक सरसराहट की आवाज़ निकली, क्योंकि एलेक्स और उसका समूह हाथों में हथियार लिए चुपचाप 7वीं मंजिल की ओर बढ़ने लगे। नेता एलेक्स ने अपने हाथ में एक तीखा, नुकीला स्टील का पाइप 1 मीटर लंबा पकड़ रखा था, जो न केवल लोगों को झटका देने के लिए अच्छा था, बल्कि इसका नुकीला सिरा एक व्यक्ति को चाकू मार सकता था और एक छेद छोड़ सकता था, जैसे कि यह एक भाला था। अन्य लोगों ने इसी तरह के हथियार पकड़ रखे थे, या तो चमकदार हड्डी काटने वाले चाकू या उतने ही मजबूत स्टील के पाइप। बाकी सब के विपरीत, जो पीछे चल रहा था, अरमान अलग था। उसके हाथों में वह एक धातु का पेट्रोल कैन ले जा रहा था। उसकी गहरी हरी सतह को मंद पीले डेस्क लैंप की रोशनी में काला रंगा गया था, जिस पर 20L अंकित था और वास्तव में पेट्रोल से भरा हुआ था। उसने अपने कंधों पर एक जेट ब्लैक बैकपैक टांग रखा था, जो चलने पर कांच की बोतलों के टकराने की एक खनखनाती आवाज़ कर रहा था। यह उनके द्वारा बनाए गए अस्थायी मोलोटोव कॉकटेल पेट्रोल बम से भरा हुआ था। उन्हें बनाने की कारीगरी कोई विशेष नहीं थी, लेकिन वे एक व्यक्ति को जलाकर मार सकते थे। समूह 7वीं मंजिल पर पहुंचा और गलियारे में खड़ा हो गया। एलेक्स ने निर्देश दिया, एक पल में विकास और स्पर्श उस कमरे में छिप जाओ जो पहले रोशन का था। अरमान और मैं मयंक के कमरे में छिप जाएंगे, और अमित, तुम दोनों सीढ़ियों के पास एक कमरा ढूंढो और छिप जाओ। एक बार जब मयंक आता है तो हम उसे घेर लेंगे। समझे? समझ गए भाई एलेक्स, चिंता मत करो। एलेक्स अपनी योजना पर बार बार सोच रहा था। 7वीं मंजिल को चुनने का कारण यह था कि यह मूल रूप से वह जगह थी जहां मयंक और अन्य रहते थे। इस परिचित जगह पर अगर कोई राक्षस हमला होता है तो मयंक निश्चित रूप से अधिक ध्यान देगा, और वह निश्चित रूप से वहां एक घात की उम्मीद नहीं करेगा, खासकर एक जो उसके अपने कमरे से आ रहा हो।
वह अंगूठी जल्द ही मेरी होगी। एलेक्स ने अपने दिल में उत्साह की एक लहर महसूस की, उसकी सारी साजिश अब रंग लाने वाली थी। उन सब ने अपने दूतों को अपने बगल में बुलाया। मयंक और उसके समूह के खिलाफ अपने घात को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। अरमान, अपने मोलोटोव कॉकटेल निकालो और उन्हें बांटो, हर किसी को कुछ मिलता है। सावधान रहना कि खुद को न जलाओ, एलेक्स ने कहा। गलियारे में अरमान ने अपने कंधों पर लटके हुए बैकपैक को खोला, अंदर मोलोटोव कॉकटेल का खुलासा किया। बड़ी बोतलें, छोटी बोतलें, हर तरह के कांच के जार भरे हुए थे, जिनमें ज्यादातर बियर की बोतलें थीं। मोलोटोव कॉकटेल को पेट्रोल से आधा भरा गया था और कपड़े की एक पट्टी को बोतल के गले में ठूंस दिया गया था, जिसमें से लगभग आधा जलाने के लिए खुला छोड़ दिया गया था। पेट्रोल की तीखी गंध ने एलेक्स को चिंता से भान सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। चिंतित था कि मयंक, जो जल्दी से आ रहा था, कुछ गड़बड़ी को नोटिस कर लेगा। लेकिन अब चिंता करने में बहुत देर हो चुकी थी। मोलोटोव कॉकटेल चतुर्भुज शव के खिलाफ सबसे अच्छा हथियार था और वह इसे छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता था, इसलिए वह केवल दूसरों से जल्दी करने का आग्रह कर सकता था। मोलोटोव कॉकटेल वितरित करने के बाद हर कोई जल्दी से उन कमरों की ओर बढ़ा जहां वे छिप रहे थे, जैसा कि पहले निर्देश दिया गया था। हर व्यक्ति एक हथियार को कसकर पकड़े हुए था और उनके पीछे चल रहे दूत शव भी असहज महसूस कर रहे थे। 7वीं मंजिल पर मयंक के कमरे को छोड़कर सभी कमरे व्यावहारिक रूप से दरवाजे रहित थे, क्योंकि मयंक ने उन्हें धातु के लिए अलग कर दिया था जब उसे इसकी ज़रूरत थी, जिसने एलेक्स और अन्य लोगों के लिए चीज़ों को आसान बना दिया था। स्पर्श रोशन के पूर्व कमरे में पहुंचा। वह अभी अभी अंदर गया था और छिपने के लिए प्रवेश कक्ष से बैठक कक्ष तक नहीं गया था जब उसकी परिधीय दृष्टि ने अचानक अंधेरे में एक छाया पकड़ी। यह क्या था? चौंक कर उसने सहज रूप से मेज दीपक को उस जगह पर निशाना बनाया, लेकिन छाया अचानक चली गई, उस पर झपट पड़ी और उसे जमीन पर जोरदार धक्के से गिरा दिया। एक राक्षस, मदद! वह मदद के लिए चिल्लाना पूरा नहीं कर सका जब एक मुट्ठी उसके चेहरे पर जोरदार तरीके से पड़ी, उसे चकाचौंध कर दिया और उसकी बात को दबा दिया। स्पर्श! विकास घबरा गया और तुरंत अपने दूत शव को उसे बचाने के लिए जाने का आदेश देने की कोशिश की। हालांकि अंधेरे में वहां केवल उसका दूत शव ही मौजूद नहीं था। गलियारे की कैबिनेट के ऊपर से एक बड़ी अंधेरी चूहे की छाया फूट पड़ी, सीधे उस पर उतर गई। उसके नुकीले पंजे उसकी गर्दन को छेदे और उसके मांस पर कसकर पकड़ बना ली। हिलो मत या तुम दोनों मर जाओगे। उदासी भरे प्रवेश कक्ष में ऋतिका और रोशन की आकृतियां अचानक दिखाई दीं। वे हथियार पकड़े हुए थे, तेज किनारों को पहले ही उनके गले पर निशाना बनाया गया था। स्पर्श का चेहरा पीला पड़ गया, तुरंत यह महसूस करते हुए कि क्या हुआ था, उन्हें वापस घात लगाकर पकड़ा गया था। अमित और उसका साथी दूसरी तरफ इसी तरह के भाग्य से मिले। जैसे ही वे प्रवेश कक्ष में कदम रखे, अमित के सिर पर जोरदार चोट लगी। एक खनखनाहट के साथ, सितारे देखते हुए, एक स्टील के पाइप ने उसका सिर फोड़ दिया और खून बाहर बह गया, जिससे वह वहीं गिर गया, उठने में असमर्थ। उसके पीछे चल रहा आदमी प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत हक्का बक्का था, इससे पहले कि एक और छाया ने उसे पकड़ा, उसकी गर्दन को कसकर दबा दिया और उसे लगभग सांस रहित छोड़ दिया। उसका चेहरा एक भयानक बैंगनी में बदल गया क्योंकि उसे पूरी तरह से दबा दिया गया था। हालांकि उनका दूत शव उनसे ज्यादा दूर नहीं था और बस एक बचाव को कमांड करने वाला था। अंधेरे में छायादार आकृति ने ठंड से कहा, उन्हें न हिलने के लिए कहो या तुम मर जाओगे। ब्लेड के किनारे ने अमित की त्वचा को तोड़ा और दर्द, बहते हुए खून के साथ उसमें चरम भय पैदा कर दिया। नहीं, हम नहीं हिलेंगे, जल्दी मत करो भाई। अमित ने हमलावर को पहचाना, ये देवाशीष था जो अभी कुछ ही दिन पहले एलेक्स को ढूंढने आया था। गलियारे में कहीं और, एलेक्स, जो अभी तक कमरे में नहीं घुसा था, अचानक रंग बदल गया। उसने हलचल सुनी और चिल्लाया, क्या हुआ है? लेकिन न तो स्पर्श, न ही अमित, न ही उनके 4 साथियों में से किसी ने जवाब दिया और एलेक्स के दिल में तुरंत डर उमड़ आया। घबरा कर वह ये पता लगाने के लिए स्पर्श के कमरे की जांच करने के लिए बढ़ा कि क्या हुआ था। लेकिन उसके पीछे मयंक के कमरे का दरवाज़ा क्लिक के साथ खुला। भयभीत वह अंदर से धीरे धीरे निकलती हुई एक विशाल आकृति को देखने के लिए घूमा, हर कदम भारी और गूंजने वाला। मंद टिमटिमाती रोशनी ने आकृति का खुलासा किया और उसका चेहरा रंग से रहित हो गया, क्योंकि उसने 4 विशाल भयंकर भुजाएं देखीं। राक्षस वास्तव में चतुर्भुज शव था। एलेक्स ने अविश्वास में चिल्लाया, तुम यहाँ कैसे हो? क्या ये तुम नहीं थे जिसने मुझे यहाँ बुलाया? फिर तुम मुझे यहाँ जलाकर खाक करना चाहते हो, है ना?
एलेक्स सिहर उठा, उसके भीतर आतंक फैल गया क्योंकि उसने जवाब का अनुमान लगाया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं, नसें तन गईं, और उसकी आवाज़ बैठ गई और धीमी हो गई। देवाशीष तुम्हारे द्वारा भेजा गया था। तुम घिनौने आदमी, तुम हमें सबको मारकर यहाँ के बॉस बनना चाहते हो। जैसे ही उसने बात की, ऋतिका, रोशन और देवाशीष द्वारा स्पर्श और अमित को उनके संबंधित कमरों से बाहर निकाला गया। देवदूत दूत शव उनके करीब से पीछे चल रहे थे लेकिन कोई भी हलचल करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। इस दृश्य को देखकर एलेक्स को लगा जैसे उसका दिल गड्ढों में डूब गया हो। वह जानता था कि वह खत्म हो गया है। वह घिनौने मयंक द्वारा पूरी तरह से हरा दिया गया था। अध्याय 226 हत्या। मयंक ने अब और प्रयोग करना जारी नहीं रखा, और इस कार्रवाई ने एलेक्स और अन्य लोगों में भय को और बढ़ा दिया। एलेक्स अपनी शुरुआती अहंकार की हवा खो चुका था, क्योंकि उसने महसूस किया कि मयंक की तुलना में वह बहुत कमज़ोर था। न केवल शक्ति के मामले में बल्कि सर्वनाश के प्रति उनके दृष्टिकोण में भी। हालांकि सर्वनाश से पहले हर कोई सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था, मयंक इतने संयम के साथ एक एक करके उत्परिवर्तित लोगों को मारने में सक्षम था, उन्हें परीक्षण विषयों के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। 6 लोग मयंक के सामने घुटने टेके हुए थे। अरमान और स्पर्श पहले ही होश में आ चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पीले थे और उनकी मानसिक स्थिति अत्यधिक गिर चुकी थी, यहाँ तक कि कुछ स्तब्ध भी, जैसे कि वे बर्फ के साथ एक जंगली यात्रा पर रहे हों। एंजल दूतों की मौत की कीमत एक मानसिक झटका था, और ठीक होना स्पष्ट रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसे 1 या 2 दिन में हासिल किया जा सके। मयंक, वे अब। ऋतिका ने एलेक्स और अन्य लोगों की ओर देखा। प्रयोग पहले ही समाप्त हो चुका था। 6 एंजल दूतों में से 2 मर चुके थे और बाकी लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। उन्हें नीचे ले जाओ। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, सीढ़ी से अचानक तेज कदमों की आवाज आई, और मयंक और अन्य तुरंत देखने के लिए मुड़े। उनके बगल के एंजल दूत पहले ही तैयार थे। एक जोर की आवाज के साथ सीढ़ी का सुरक्षा द्वार सीधे खटखटाकर खोल दिया गया। एलेक्स, तुम लोग क्या कर रहे हो? जो व्यक्ति अंदर आया, उसने जोर से सवाल करना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसने अपने सामने का दृश्य देखा तो वह अचानक रुक गया। एलेक्स और उसका समूह मयंक और अन्य के सामने दयनीय ढंग से घुटने टेके हुए थे, जो दुखी से कहीं अधिक दिख रहा था। वो प्रतीक की सुरक्षा टीम को देखकर एलेक्स और अन्य आंदोलित हो गए, संघर्ष कर रहे थे और सिसक रहे थे। प्रतीक के यहाँ होने से उन्हें बचाए जाने की आशा थी। मयंक ने नए लोगों की ओर देखा और अचानक हंस पड़ा। प्रतीक के नेतृत्व में बहादुर और 4 अन्य गार्डों के साथ पूरी सुरक्षा टीम आ गई थी, लेकिन एक व्यक्ति अप्रत्याशित रूप से वहां था, बीरेंद्र। मयंक, बीरेंद्र ने कहा कि उसने एलेक्स को हथियार लेते हुए देखा और चुपचाप तुम्हारा पीछा करते हुए ऊपर गया और मुझे तुम्हारी मदद के लिए आने के लिए कहा, लेकिन यहाँ क्या हुआ? प्रतीक का दिमाग भ्रमित था, ये समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ था, और उसकी अभिव्यक्ति भी काफी गंभीर थी। हालांकि वह नहीं जानता था कि क्या हुआ था। वर्तमान स्थिति स्पष्ट रूप से दोनों समूहों के बीच एक भयंकर संघर्ष थी। मयंक ने बीरेंद्र की ओर देखा, थोड़ा हैरान हुआ, और उसने घटनाओं के कारण और प्रभाव को सुलझाया। बीरेंद्र ने उनके शुरुआती घात को देखा था और फिर एलेक्स और उसके समूह के आगमन का पता लगाया, ये संदेह करते हुए कि कुछ गलत था, और इस प्रकार सुदृढ़ीकरण के लिए बुलाने का वर्तमान दृश्य हुआ। बीरेंद्र, इसके लिए धन्यवाद। मयंक ने ईमानदारी से अपना धन्यवाद व्यक्त किया, जिससे बीरेंद्र ने एक शर्मिंदगी भरी मुस्कान दिखाई। जब तक तुम ठीक हो तब तक सब अच्छा है। बीरेंद्र एक ऐसा व्यक्ति था जिसने दयालुता का बदला चुकाया, जैसा कि मयंक ने अनुबंध में उसकी मदद की थी, और स्वाभाविक रूप से वह नहीं चाहता था कि वह खतरे में हो। लेकिन प्रतीक कुछ हद तक ये जानने के लिए उत्सुक था कि क्या हुआ था। पूछ रहा था, क्या तुम लोगों का कोई संघर्ष हुआ था? यह एक संघर्ष नहीं है। मयंक ने सिर हिलाया और शांत होकर मुस्कुराया। वे मौत की तलाश कर रहे थे और मैंने इसका ध्यान रखा, चिंता मत करो। प्रतीक की अभिव्यक्ति बदल गई। मयंक के उदासीन लहजे ने उसे परेशानी का एहसास कराया, क्योंकि उसने पहले ही जमीन पर पड़े एंजल दूतों को देखा था, जो शायद टूटी हड्डियों के साथ मांस के ढेर की तरह मुड़े हुए थे। मयंक को ही कार्य करना चाहिए था, और अब ऐसा लग रहा था कि वह इसे संभालना खत्म नहीं कर पाया था, जिसका मतलब था कि आगे वह निपटने वाला हो सकता है। आवेगी मत बनो, प्रतीक ने गंभीरता से कहा। भले ही संघर्ष महत्वपूर्ण हो, हम इसे लोगों पर नहीं निकाल सकते। हम सभी उत्परिवर्तित लोगों को मार सकते हैं, दक्षिण शहर के अधिकारी निश्चित रूप से कर सकते हैं, और अगर व्यवस्था बहाल हो जाती है और वे बाद में हिसाब बराबर करना शुरू कर देते हैं
कैप्टन प्रतीक, मैंने कहा है कि मैं इसका ध्यान रखूंगा। प्रतीक की चिंताएं न केवल उसकी ईमानदारी के कारण थीं, बल्कि उसने इस तथ्य का भी सामना किया था कि सड़ी हुई चमड़ी वाले चूहे जैसे मात्र उत्परिवर्तित लोग मानव व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अगर ठीक होने का एक दिन था, तो जान लेना एक लक्ष्य में बदल सकता है। हालांकि मयंक बस हंस पड़ा। उसने चीजों को और अधिक स्पष्ट रूप से देखा। उत्परिवर्तित लोग सभी व्यवस्था को नष्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन उतार चढ़ाव कर सकता था, और अगर उस तरह के अधिक प्राणी होते तो व्यवस्था की बात ही नहीं होती। सब कुछ अकेले ताकत पर निर्भर करता था। मयंक ने बस कहा, उसे रिकॉर्डिंग दो, ये सिर्फ एक संघर्ष नहीं है, ये हत्या है कैप्टन प्रतीक। प्रतीक की अभिव्यक्ति हत्या शब्द के उल्लेख पर बदल गई, और रितिका ने पहले ही रिकॉर्डिंग पेन उसकी ओर फेंक दिया था। रिकॉर्डिंग पेन आखिरी खंड पर रुका जहां सभी ने एलेक्स की योजनाओं को सुना था, और जैसे ही इसे बजाया गया, एलेक्स की आवाज सुनाई दी। जानकारी इकट्ठा करने से लेकर चाल की योजना बनाने तक सबसे महत्वपूर्ण क्षण देवाशीष के साथ बात करते समय था। वह कुटिल क्रूर वाक्य, उसे गैसोलीन से जलाकर मार डालो। एक बार जब ये शब्द बोले गए तो प्रतीक और उसके समूह का रंग पूरी तरह से पीला पड़ गया था। उनका क्रोध अब समाहित नहीं हो पा रहा था। थू, मैं बस तुमसे बात कर रहा था, लानत है मुझे अंधा कर दिया। एलेक्स के चेहरे पर थूक का एक गोला गिरा। शुरू में ये सोचकर कि यह सिर्फ एक महल तख्ता पलट जैसा संघर्ष था, जहां अगर वे मारने से बच सकते थे तो वे करेंगे। सभी को पहले अपनी लड़ने की ताकत को सुरक्षित रखना चाहिए, अस्तित्व सबसे महत्वपूर्ण था। लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि एलेक्स ऐसा प्राणी होगा। हत्या और लूटपाट कर रहा था, लोगों को गैसोलीन से जला रहा था। क्या आधुनिक समाज में एक सामान्य व्यक्ति इसके बारे में सोच सकता है? इसे करना तो दूर की बात है। पहली बार प्रतीक ने अपने दिल से उपजा एक डर महसूस किया। सर्वनाश के दौरान लोगों के दिलों में बदलाव इतना भयानक था। लोगों का राक्षसों में बदल जाना, यह इतना सरल था, उन्हें मामूली उकसावे की भी आवश्यकता नहीं थी। भाई, मुझे माफ कर दो। ये शब्द मयंक के लिए थे, जो अपराध बोध से भरे थे। इसकी चिंता मत करो, मयंक ने जवाब दिया, फिर अपने 4 भुजाओं वाले लाश की ओर देखा। कहा, उन्हें नीचे भेजो, सबसे तेज तरीका। 4 भुजाओं वाला लाश उसका एंजल दूत था। तुरंत आदेश को समझ गया। एलेक्स और उसके लोगों की ओर बड़े कदम उठा रहा था, जो पहले ही जमीन पर ढह चुके थे। मौत उनके करीब आ रही थी, उनमें संघर्ष करने की भी ऊर्जा नहीं थी। तेज धातु के पंजे उनकी गर्दन पर झपटे, उनके गले पर एक एक करके गहरे घाव दिखाई देने लगे। खून फव्वारे की तरह फूट रहा था। एलेक्स और अन्य लोगों की आंखें उभर आईं, उनके शरीर कांप रहे थे, हवा के लिए तड़पती मछलियों की तरह, धीरे धीरे जीवन के किसी भी संकेत को खो रहे थे। 4 भुजाओं वाला लाश उनके अभी भी गर्म शरीर को पकड़ा, फिर एक कमरे में मार्च किया, बालकनी के किनारे के करीब पहुंच रहा था। सभी की पूरी नज़र में 4 भुजाओं वाले लाश ने एलेक्स और अन्य लोगों को एक एक करके इमारत से नीचे फेंक दिया। 7 मंजिल नीचे जमीन पर गिर गए। अगर वे पहले मरे नहीं होते तो वे निश्चित रूप से मांस का एक ढेर बन जाते। मयंक ने इस दृश्य को शांति से देखा। ये पहली बार था जब उसने किसी को मारा था। आश्चर्यजनक रूप से उसे डर या बेचैनी महसूस नहीं हुई। तो सर्वनाश के लिए अनुकूलन इतना सरल है। उसने आंतरिक रूप से खुद का मजाक उड़ाया, फिर प्रतीक की ओर देखा। कहा, कैप्टन प्रतीक, समस्या हल हो गई है, हम अब वापस जा रहे हैं। प्रतीक की एक जटिल अभिव्यक्ति थी, उसे कहने में थोड़ा समय लगा। एलेक्स लोगों के एक समूह को ले गया और अपने दम पर भाग गया। मयंक ने सिर हिलाया। इस घटना का जो भी परिणाम होगा, प्रतीक के लिए इसे इस तरह से संभालना ठीक था। आखिरकार ये सिर्फ सभी को शांत करने के लिए था। लेकिन उसने नहीं सोचा कि अब कोई इसकी अधिक परवाह करेगा। मयंक ने तीनों लोगों को सीढ़ी में नेतृत्व किया। प्रतीक और अन्य की दृष्टि से गायब हो गया। कैप्टन प्रतीक, बहादुर की आवाज उठी, आह भरते हुए, चलो 7वीं मंजिल पर सुरक्षा द्वार को सील कर दें। इस मामले में हम केवल यही कर सकते हैं। एक बार जब 7वीं मंजिल का सुरक्षा द्वार सील हो गया, तो कोई केवल 6ठी के माध्यम से 8वीं मंजिल पर जा सकता था, और भले ही कोई उत्सुक हो जाए, उन्हें वहां कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये पहले से ही सबसे अच्छा समाधान था। क्या हम वास्तव में ये कहने जा रहे हैं कि एलेक्स अपने दम पर भाग गया? अगर लोग विश्वास नहीं करते हैं तो क्या होगा? सुरक्षा टीम के एक युवा लड़के ने झिझकते हुए पूछा। ये बहाना कि कोई चुपचाप अपने दम पर भाग गया, वास्तव में थोड़ा अजीब लगा। कोई भी वास्तव में इस पर विश्वास नहीं करेगा, कम से कम वह नहीं करेगा। प्रशांत, ऐसे समय में जीवन या मृत्यु की परवाह कौन करता है?
बहादुर ने सुरक्षा द्वार की ओर देखा, उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी थी। जल्दी या बाद में हमें इन चीज़ों के लिए अनुकूलन करना होगा। मयंक और अन्य ने पहले अनुकूलन किया है। जितना बूढ़ा होता जाता है उतनी ही अधिक चीज़ें देखता है, और पिछले अराजकता में ये लगभग वैसा ही था। बहादुर, बात करना बंद करो। प्रतीक ने सिर हिलाया, फिर कहा, चलो पहले दरवाज़ा सील करते हैं। सुरक्षा टीम 7वीं मंजिल पर परिणामों से निपटने में व्यस्त हो गई, जबकि मयंक और उसके साथी सीढ़ी से 3री मंजिल तक चलकर आए। मयंक एक पल के लिए रुका, फिर अचानक पूछा, क्या शरत और अन्य लोग 3री मंजिल पर रहते हैं? रितिका और अन्य हैरान रह गए, उनकी आंखें थोड़ी बदल गईं, जैसे कि उन्होंने कुछ सोचा हो। हाँ, रितिका, अपने सड़ी हुई चमड़ी वाले चूहे को कार्यवाही करने दो। मयंक की आवाज़ बिना उतार चढ़ाव के थी, जैसे कि वह कुछ मामूली पर चर्चा कर रहा हो। वे भी इसका हिस्सा थे। रितिका ने चुपचाप सिर हिलाया और जवाब दिया, मुझे पता है, एक पल में मैं उनके कमरे में इसे करने की ज़रूरत नहीं है, इसे वहीं छोड़ दो जहां एलेक्स था। अगर वे आते हैं तो उन्हें बाकी के साथ शामिल होने के लिए भेज दो। अध्याय 32 दीपक वृक्ष का कार्य। शरत का मामला एक अंतराल था, और इसे रितिका को सौंपने के बाद मयंक ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि सुबह तड़के जब आसमान अभी भी धुंधला था, रितिका उसे ढूंढने आए और उसे परिणाम बताए। शरत और वह महिला भोर से पहले एलेक्स को देखने गए थे, वे सांठगांठ में थे। ये सुनकर मयंक अंदर ही अंदर हंसा। भोर से पहले एलेक्स को देखने जाना स्पष्ट रूप से यह जानने की जल्दी थी कि कार्रवाई सफल हुई थी या नहीं। दुर्भाग्य से एलेक्स पहले ही कीमा बन चुका था। पहले उसकी गर्दन साफ की गई थी, लगभग आधी गर्दन टूट गई थी, और फिर उसे नीचे फेंक दिया गया था। वह बहुत पहले जा चुका था। चलो एलेक्स के मामले को अभी के लिए एक तरफ रखते हैं। तुम तीनों अगले 2 दिनों में और अधिक प्रशिक्षण करो। एक बार जब तुम सभी प्रथम स्तरीय मध्यवर्ती बन जाते हो तो हम बाहर निकलने और पता लगाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि हमारे पास पानी खत्म हो रहा है। रितिका ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझती हूँ, मुझे कल तक उन्नत होने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन रोशन को 1 या 2 दिन देर हो सकती है। एलेक्स और उसके समूह का अचानक गायब होना पहले दिन किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन शरत और दूसरे व्यक्ति की मौत ने कुछ समय के लिए घबराहट पैदा कर दी। उनकी मौत के दूसरे दिन वे एलेक्स के कमरे में पाए गए। उनकी गर्दन एक जंगली जानवर द्वारा झपटी गई थी, जो भयानक ढंग से मर गए थे। अधिकांश लोग गलियारों में अभी भी छिपे हुए राक्षसों के बारे में चिंतित थे, फिर भी कुछ ने दोनों घटनाओं को एक साथ जोड़ा। उन ठेकेदारों में से जो मांस शरीर नहीं थे, वास्तव में एक था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में बोलने की हिम्मत नहीं की। जितना अधिक वे जानते थे, उतना ही कम वे बोलने की हिम्मत करते थे, इस डर से कि उन्हें भी वही भाग्य मिलेगा। घबराहट सभी के दिल में गहराई से दबी हुई थी। पूरे ब्लॉक 7 एकत्रीकरण बिंदु का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। सामान्य चिंता के विपरीत मयंक का 4 लोगों का समूह एलेक्स के साथ हुई घटना के बाद न केवल और अधिक एकजुट हो गया, बल्कि शांत भी हो गया। हर दिन अपने एंजल दूतों को प्रशिक्षण दे रहा था। रितिका का एंजल दूत, सड़ी हुई चमड़ी वाला चूहा, प्रथम स्तरीय मध्यवर्ती तक पहुंचने वाला पहला था। सड़ी हुई चमड़ी वाले चूहे के रूप में ज़्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन उसके आकार में निश्चित रूप से बदलाव आया। अपनी मूल लंबाई से लगभग 1 मीटर तक काफ़ी बढ़ गया, जिसमें उसकी पूंछ भी शामिल थी। उन्नत होने के बाद उसका शरीर लगभग आधा मीटर ऊंचा और लगभग 1.1 मीटर लंबा हो गया। उसकी पूंछ भी लगभग 1 मीटर तक पहुंच गई। एक श्रृंखला के समान बारीक तराजू से ढकी हुई थी। उसकी गहरे काले रंग की फर स्टील की सुइयों की तरह कठोर थी, और उसकी सड़ी हुई चमड़ी का क्षेत्र थोड़ा कम हो गया, जो मोटे खून जैसे लाल रंग की त्वचा में बदल गया। उसकी गहरे लाल रंग की आंखों के साथ मिलकर इसने एक खतरनाक आभा फैलाई। सड़ी हुई चमड़ी वाले चूहे की उन्नति ने उसके आंकड़े को और अधिक मजबूत बना दिया, जिससे उसकी हमले की शक्ति भी बहुत बढ़ गई। अब ये रोशन की मांस लाश के साथ टक्कर मारने और झपटने जैसे पहलुओं में बराबर का मुकाबला कर रहा था। बैंग बैंग बैंग, मयंक के मास्टर बेडरूम का दरवाजा खटखटाया गया, और उसने तुरंत दरवाजा खोला तो रितिका को बाहर खड़ा पाया। क्या हुआ? क्या तुम रोशन के साथ प्रशिक्षण नहीं कर रही हो? जब से उन्होंने अपना प्रशिक्षण तेज किया है, रितिका अपने एंजल दूत को रोशन और देवाशीष के साथ बारी बारी से अभ्यास करने के लिए नियंत्रित कर रही थी। सभी अपनी शक्ति को यथासंभव तेज से सुधारने की कोशिश कर रहे थे। जहां तक प्रशिक्षण स्थान का सवाल है, यह मयंक के कमरे के लिविंग रूम में था, जहां लगभग सभी फर्नीचर को एक अखाड़े जैसी सेटिंग बनाने के लिए हटा दिया गया था।
रितिका खासकर गंभीर लग रही थी जब उसने बात की, दीपक वृक्ष पर दूसरा फल उगाया है और हमने इसका उपयोग खोज लिया है। मयंक की अभिव्यक्ति आश्चर्य में बदल गई क्योंकि उसने जल्दी से जवाब दिया, चलो जाकर देखते हैं। जब वह और रितिका उस कमरे में पहुंचे जहां दीपक वृक्ष रखा गया था, रोशन और देवाशीष पहले ही उनसे पहले वहां पहुंच चुके थे। दीपक वृक्ष से प्रकाश एक बड़े बल्ब की तरह चमक रहा था, पूरे कमरे को एक पीली चमक से रोशन कर रहा था जो मंद नहीं थी बल्कि बहुत तेज थी। दोनों डेस्क के सामने खड़े थे, दीपक वृक्ष पर विचार करते हुए लंबी छाया डाल रहे थे। दीपक वृक्ष का अप्रत्याशित प्रभाव, ये कैसा दिख रहा है? मयंक अंदर चला गया और उसके आने की आवाज़ सुनकर दोनों मुड़ गए। रोशन ने सूचना दी, इस पर एक छोटा फल उगा है, लेकिन ये केवल अंगूठे के आकार का है। देवाशीष एक तरफ हट गया, डेस्क पर दीपक वृक्ष को प्रकट करते हुए। इस बिंदु तक दीपक वृक्ष को मिट्टी में लगाया गया था। यह एक कार्य था जिसे देवाशीष और रोशन ने संभाला था। एक और मंजिल से सूखे जैड वृक्ष को उखाड़ने के बाद वे लगभग 50 सेंटीमीटर ऊंचा एक गमला लाए और दीपक वृक्ष को उसके अंदर रख दिया। कई दिनों के अवलोकन और अपने एंजल दूतों के साथ बारी बारी से दीपक वृक्ष को ऊर्जा की आपूर्ति करने के बाद उन्होंने धीरे धीरे खोज की कि दीपक वृक्ष से प्रकाश का लोगों पर कोई ठोस प्रभाव नहीं पड़ा। यही कारण है कि इसे इस तरह से लगाया गया था। वास्तव में मयंक और देवाशीष दोनों समझते थे कि दीपक वृक्ष जड़ें लगाए बिना भी जीवित रह सकता है, जब तक कि उसके पास ऊर्जा की पर्याप्त आपूर्ति थी। मयंक ने देखा कि दीपक वृक्ष की मुड़ी हुई शाखाएं पिछले दिनों की तुलना में थोड़ी मोटी हो गई थीं। इन पत्ते रहित शाखाओं पर 2 क्रिस्टल पीले रंग के अलग अलग आकार के फल लटके हुए थे जो प्रकाश उत्सर्जित कर रहे थे। तुम कह रहे हो कि तुमने इसका उपयोग खोज लिया है? वास्तव में, रोशन ने सिर हिलाया कुछ परेशानी के साथ, वास्तव में हमें इसे जल्दी देखना चाहिए था। इसके बगल में जैड वृक्ष को देखो। मयंक चौंक गया और जहां रोशन इशारा कर रहा था उसका पीछा किया। बेतरतीब ढंग से रखी गई किताबों से परे देखते हुए जिसने इसे लगभग छिपा दिया था, उसने जैड वृक्ष वाले गमले को देखा। लानत है, यह इतना बड़ा कैसे हो गया? जैड वृक्ष पहले से ही 30 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचा था, उसके पत्ते मोटे और भरे हुए थे, एक हरियाली का रंग निकल रहा था जो बहुत जीवंत था। रुको, जीवंत? मयंक को तुरंत एहसास हुआ कि जब वह उस दिन दीपक वृक्ष को कमरे में लाया था तो जैड वृक्ष सूखा और उदासीन हो गया था, इस जीवंतता के पास कहीं नहीं था। क्या तुमने जैड वृक्ष को पानी दिया? रितिका ने सिर हिलाया, यह पानी देने के बारे में नहीं है। पूरी इमारत में पर्याप्त सूरज की रोशनी की कमी है और यह बड़े कोहरे का अव्यक्त प्रभाव होना चाहिए। सभी पौधे सूखे और उदासीन दिख रहे हैं, कुछ तो पूरी तरह से मर भी चुके हैं। यह जैड वृक्ष एक अपवाद है। हालांकि बड़ा कोहरा इमारत के आंतरिक भाग में प्रवेश नहीं कर पाया था, इसका अव्यक्त प्रभाव हमेशा मौजूद था और रितिका ने अवलोकन किया था कि पौधे सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। यहाँ तक कि कम रोशनी की स्थिति में भी उन्हें कुछ दिनों के भीतर इतना सूखा और उदासीन नहीं होना चाहिए था, लेकिन पूरी इमारत में ठीक ऐसा ही था, जो बिल्कुल अजीब था। मयंक गहरे विचार में पड़ गया, तो तुम ये सुझाव दे रही हो कि यह प्रकाश कोहरे के प्रभावों को नकार सकता है और शायद पौधों के विकास में भी सुधार कर सकता है? ऐसा ही लगता है। हम निश्चित रूप से जानने के लिए कुछ और गमले वाले पौधों के साथ इसे आजमा सकते हैं, लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है। रितिका ने अचानक पर्दे को पीछे खींच लिया, उनके पीछे कांच के बड़े फलक को प्रकट करते हुए। कांच के पीछे घना कोहरा था, सफ़ेद की एक चादर लगभग खिड़की के खिलाफ दबाव डाल रही थी। हालांकि जब प्रकाश कांच के माध्यम से बाहर चमका तो स्थिति अचानक बदल गई। मयंक की चकित निगाहों में खिड़की पर बड़ा कोहरा थोड़ा थोड़ा करके पीछे हटना शुरू हो गया, जैसे कि ज्वार बाहर जा रहा हो। आधे मिनट से भी कम समय में कोहरा उस जगह पर लगभग 4 से 5 मीटर तक पीछे हट गया जहां खिड़की से प्रकाश पहुंचता था, और उससे कुछ मीटर आगे कोहरा काफी पतला था और दृश्यता में सुधार हुआ था। मयंक ने एक गहरी सांस ली और शांत हो गया। क्या पीला प्रकाश बड़े कोहरे को फैला सकता है? हाँ, रोशन बेचैन था और कोहरे की जांच करने के लिए पर्दे खींचे और अप्रत्याशित रूप से यह खोज की। जब से बड़ा कोहरा आया है, 7वीं इमारत के परे सब कुछ एक दमनकारी कोहरे में ढका हुआ था जो भयानक था, जैसे कि राक्षस किसी भी क्षण धुंध से बाहर कूद सकते थे। डर के मारे लगभग सभी खिड़कियां हर समय पर्दों से ढकी रहती थीं और लोग शायद ही कभी बाहर की जांच करने के लिए जरूरत पड़ने पर उन्हें एक तरफ खींचते थे। रोशन के बेचैन हाथों के लिए धन्यवाद।
आंतरिक रूप से सिर हिलाते हुए रोशन को धन्यवाद देते हुए मयंक ने तब कहा, अगर ये दीपक वृक्ष की एक क्षमता है तो यह चीज़ हमारे लिए एक बड़ी मदद हो सकती है। रोशन, नक्शा लाओ, ये चर्चा करने का समय है कि हमें आगे कहाँ जाना चाहिए। शक्ति और बड़ा कोहरा दो प्रमुख बाधाएं थीं जो उन्हें 7वीं इमारत छोड़ने से रोक रही थीं। कोहरे ने दृश्यता को अवरुद्ध कर दिया और एक सामान्य व्यक्ति शायद ऐसे कोहरे में 6 से 7 मीटर से अधिक नहीं देख पाएगा। इस दृश्यता के साथ किसी भी दुर्घटना जैसे कि एक अचानक राक्षस हमला का समय पर ठीक से जवाब नहीं दिया जा सकता था। यहाँ तक कि आपके बगल में एक एंजल दूत होने पर भी परिणाम वही होगा जब तक कि आपके पास दूत आपको ले जाने के लिए नहीं है। लेकिन वह विचार भी अव्यावहारिक था। इसके अलावा एक और नुकसान है, कोहरा किसी के दिमाग को प्रभावित करता है, लगातार दबाव की भावना पैदा करता है, जैसे कि कोई अंधेरे कमरे में बंद है। इस कोहरे के तहत साधारण लोग धीरे धीरे दबाव की भावना के कारण अपनी समझदारी खो देंगे और शायद पागल या भयभीत भी हो सकते हैं। और जहां तक ठेकेदारों का सवाल है, उसने सोचा कि वे केवल थोड़ा बेहतर थे, कम से कम अभी के लिए। उसने खुद को एक साधारण व्यक्ति की तुलना में मानसिक रूप से बहुत मजबूत महसूस नहीं किया। लेकिन अब दीपक वृक्ष होने का मतलब है कि उनके पास उन्हें बाहर निकालने के लिए एक रोशनी है, एक निस्संदेह महत्वपूर्ण विकास। रोशन ने जल्दी से नक्शा लाया और उसे उनके सामने फैला दिया। ये दक्षिण शहर का एक नक्शा था, एक मानक नागरिक संस्करण जिसने कुछ महत्वपूर्ण स्थानों और आसपास की जलीय और मिट्टी की स्थितियों का एक मोटा विचार दिया। 7वीं इमारत में हमारी पानी की आपूर्ति अब और अधिक समय तक नहीं चल सकती है और रोशन और देवाशीष दोनों उन्नत होने वाले हैं। साथ ही अब हमारे पास दीपक वृक्ष है, तो चलो योजना बनाते हैं कि हम कहाँ जा सकते हैं जब हम सक्षम हैं।